नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के, और इन्होंने एक किताब लिखी है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। और लेखिका सह लेखिका हैं सांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर की सांसद हैं, देश की सबसे युवा सांसद अशोक चौधरी जी की बिटिया। लेकिन यह किताब जो पिछले दिनों जिसका लोकार्पण किया बिहार के राज्यपाल ने, हमने इस किताब को पढ़ा है और फिर किताब को पढ़ने के बाद हमें लगा कि कई ऐसे तथ्यों का रहस्योद्घाटन अशोक चौधरी ने किया है, स्वीकारा भी है, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। अशोक चौधरी आज की तारीख में नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, तो अनुभव लंबा है। लेकिन ऐसे समय में यह किताब और फिर कई तथ्यों का रहस्योद्घाटन, देखिए नीतीश कुमार को इन्होंने गांधी माना। अशोक जी, बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो हम यही लेते हैं कि आपने कहा बिहार के गांधी नीतीश कुमार, आपने गांधी ही क्यों माना? देखिए, जेपी के शिष्य रहे, जेपी के साथ काम किया, आप उन्हें पटेल के करीब भी मान सकते थे, आप उन्हें नेहरू के करीब भी मान सकते थे। नेहरू भाई निर्माण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गांधी ही क्यों? नीतीश कुमार गांधी कैसे बन गए बिहार के? ज्ञानेश्वर जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एटलीस्ट आपने इसको किताब को इतना महत्व दिया कि आज इस पे बात चर्चा करने के लिए आप हमारे पास आए हैं। जी देखिए, गांधी शब्द का उपयोग हम करते हैं देश राष्ट्रपिता के रूप में। जी बिल्कुल। और राष्ट्रपिता की उपाधि बापू को इसलिए मिली कि बापू महात्मा गांधी पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाए। जी। अगर आप नीतीश कुमार की वर्किंग देखिएगा, लगभग 18 साल अब होने जा रहा है ऑलमोस्ट, और इसके पहले भी लगभग 5-6 साल रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे। तो अगर इनका देखिएगा पूरा टेन्योर एज ए एमएलए तो दूसरी बात है, बट एज ए पर्सन हु कैन चेंज पॉलिसी मेकर, तो भारत सरकार के मंत्री और ये मिलाकर लगभग नीतीश जी का जो 25 साल होने जा रहा है, ऑलमोस्ट 25 ईयर होने जा रहा है। तो 25 वर्षों के इनके कार्यों को देखेगा तो जैसे हम जो जिस समाज से आते हैं, जी बिल्कुल, आपको याद होगा हमने एक भीम संसद का कार्यक्रम किया था नवंबर महीने में, 2023 नवंबर महीने में। तो भीम संसद के कार्यक्रम में जो हम जब घूम रहे थे बिहार के गांव में जी, और लोगों को उस कार्यक्रम में आने का आग्रह कर रहे थे, तो लोग कहते थे कि नीतीश जी मेरे मानस पिता हैं। मानस पिता हैं। मानस पिता हैं जी। तो हमने सोचा कि मानस पिता, बिहार के मानस पिता नीतीश कुमार देते तो बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं हो पाता जी। और एक वो दिमाग में था कि बिहार के मानस पिता, लेकिन क्योंकि मानस पिता की उपाधि महादलित के परिवार के लोगों ने दिया है नीतीश कुमार को, तो मुझे लगा कि बापू राष्ट्रपिता और इससे कहीं रुक। और अगर आप उनके कार्यक्रमों को देखिएगा 18 साल में, तो नीतीश जी की जो पॉलिसीज़ है, या हम क्योंकि शिक्षा मंत्री रहे थे जब महात्मा गांधी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और देश के तमाम जो गांधी चिंतक के साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो पेंशनर अभी हैं, उन लोगों को नीतीश जी ने बुला करके सम्मानित किया था। और गांधी जी पर चित्रकथा, गांधी जी पर बहुत स्टोरी, किताब, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था एजुकेशन विभाग से। तो हमने जो गांधी जी के लिए, जो गांधी जी के जो, इसलिए आपने माना कि गांधी के करीब है नीतीश कुमार। आप अगर देखिए ना, पूरा हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग इज एक सूत्र में पिरोना। हाँ, एक सूत्र में पिरोना। और उसके आसपास अब जैसे कि जो गांधी जी के जो न्याय के साथ विकास साथ लिखते हैं, जी बिल्कुल, पाप, गांधी जी ने सामाजिक पाप, सामाजिक पाप, उसको हर एक उसमें संकल्प में त्याग के साथ, त्याग के बिना पूजा नहीं। लेकिन अशोक जी, आप गांधी की बात कर रहे हैं, आज तो आप और आपकी पार्टी वैसे लोगों के साथ भी खड़ी दिखती है जो गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। देखिए, जब कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स होती है और गठबंधन की राजनीति होती है, तो यू हैव टू सी कि हम कैसे अपनी बातों को कर सकते हैं। बिल्कुल, ये नहीं देखते हैं कि हम किनके साथ हैं और कैसे हैं। 18 साल से नीतीश जी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कोई भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ हो
और नीतीश कुमार उसमें सफल नहीं हुए हों, उसको हाँ, रोकने नहीं, में। हाँ, रोकने में ठीक है। वो तो बात भी करते हैं कि भाई मैंने मुसलमानों के लिए भी बराबरी से किया, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे मदरसों की बात हो या दंगा रोकना हो। खैर चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपने इस किताब में बात की है लालू यादव की। आपने ये कहा है, आप नीतीश कुमार के साथ हैं, आपने लालू यादव को भी बड़ा नेता माना है और ये कहा है कि लालू यादव राजा बने, किंग बने। टेक ऑफ तो सही था, लैंडिंग सही नहीं हुई। आपने यह भी कहा है, यह बड़ी बात कर रहे हैं और इससे विवाद हो सकता है कि चाहे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो, यदि नीतीश कुमार पीछे से न होते, चाहे 1990 में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री, लालू यादव का मुख्यमंत्री बनना हो, नीतीश कुमार पीछे से न होते तो लालू यादव को यह उपलब्धि नहीं मिलती। तो क्या किंग मेकर नीतीश कुमार रहे हैं लालू यादव के? बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बगैर नीतीश लालू का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं था। नहीं, देखिए, जब नीतीश जी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे जी तो इनके व्यवहार और इनकी सौम्यता जी इतना पॉपुलर था इंजीनियरिंग कॉलेज में कि लगभग 500 वोट में 450 वोट लालू प्रसाद यादव को मिला जी उसमें। नीतीश जी मंच से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम अपनी सुनी सुनाई बात करते हैं। और नीतीश जी ने पूरे उस समय के बैकवर्ड पॉलिटिक्स को एक रूप दिया और लालू प्रसाद यादव को बैक किया जी और उसी समय सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, ये का पूरा पैनल जो है उस समय जीता था। जी जी और जब लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री का चुनाव भी हुआ तो रामसुंदर दास और रघुनाथ झा, जी। 2-3 आदमी खड़े ना। तो अगर उस समय ये होता इंटरनल पॉलिटिक्स में कि एक को एलिमिनेट कीजिए, अब 2 रहेंगे, कायदे से तो 3 उम्मीदवार जब आते हैं बिल्कुल, तो एक को एलिमिनेट किया जाता है, फिर 2 में होता है। लेकिन उस समय तीनों, और बोलते हैं माननीय नेता सभी जगहों पर कि जैसे विजेंद्र यादव जी हैं, इस तरह के जो सीनियर यादव लीडर्स थे, चाहे अनूप लाल यादव जी जैसे लोग थे, इन लोगों को नीतीश जी ने दबाव बनाया कि लालू प्रसाद यादव को। नहीं, आपने लिखा है कि नीतीश कुमार मानते हैं कि लालू हमारी क्रांति के चेहरा थे। हाँ, और हम सभी उनके दिमाग के रूप में काम करने वाले समूह के हिस्सा थे। बिल्कुल। तो जब क्रांति का चेहरा थे लालू यादव, हमने कहा टेक ऑफ सही हुआ, फिर ऐसी क्या बात हुई कि क्रांति लड़खड़ा गई, नीतीश कुमार को बगावत करनी पड़ी और बिहार में जंगल राज की बात उठने लगी? आपने भी लालू यादव के साथ काम किया है अशोक जी, आप राबड़ी देवी सरकार में मंत्री थे। बिल्कुल, हम 2000 से 2004 तक हम मंत्री थे और हम कारा राज्य मंत्री थे। हम कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल थे, कांग्रेस के हम, क्योंकि उस समय कांग्रेस के बूते ही सरकार चल रही थी। उस समय हम सब लोग, जितने लोग जीते थे, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सभी मंत्री बन गए। हमको लगता है कि वो भी पाटलिपुत्रा होटल कांड भी, हाँ, हिंदुस्तान की राजनीति का वो सबसे बड़ा एक मौका था कि जितने लोग उस पार्टी से जीते थे सभी मंत्री। बिल्कुल। तो उसमें हमें भी मंत्री बनने का मौका मिल गया। तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरी काबिलियत पर, एवरीबडी हैज बिकम, सो आई आल्सो बिकम। ये जो हम बात कह रहे हैं, तो उसमें भी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री बने जी। और एक पिछड़ा दलित समाज का जो मतलब लोग हो, उनमें से लालू प्रसाद यादव एक एग्रेसिव लीडर थे, वोकल लीडर थे, तो उनको इन लोगों ने बैक किया जी। मगर जब बात आई कर्पूरी ठाकुर के मंडल कमीशन के बाद, जब परिस्थितियां आई जिसमें पिछड़े और अति पिछड़ों को करने का बात हुआ, तो लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश जी को कहा कि अति पिछड़ों के लिए आप जो है, हम पिछड़ों को ही कर देते हैं, अति पिछड़ों को उसमें कर देते। तो नीतीश जी उस पर रिवोल्ट की। अच्छा, ये चाहते थे कि अति पिछड़ों को अधिक अधिकार मिले क्योंकि ये ज्यादा पिछड़े हैं। हाँ, नीतीश जी का ये मानना था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का मत था कि पिछड़ों को ही, अति पिछड़ों का ही हम लोग रखा जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि जब कर्पूरी जी ने किया हुआ तो उसको बदलना हम लोगों के लिए ठीक नहीं, और उस पर उनका मतांतर हुआ। अब मतांतर इतना हुआ कि कुछ लोग, नीतीश जी के समाज के लोग, पटेल हॉस्टल से नीतीश जी के खिलाफ में प्रदर्शन भी किया। बिल्कुल। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो एक अति पिछड़ों के लिए जो इनका कमिटमेंट नीतीश जी का था, वो उसमें उभर करके आया और वहां से, मतलब आपका कहना है कि अति पिछड़ों की लड़ाई के कारण मतलब लालू यादव से मतांतर हुआ। लेकिन अशोक जी, जब आप यह कहते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव के निर्माण में लगे रहे, तो जब बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा था, अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा था या सरकारीकरण हो रहा था,
क्या नीतीश कुमार ने समझाने की कोशिश नहीं की लालू यादव को कि देखिए आपको नियंत्रित करना चाहिए? आगे हम शहाबुद्दीन की बात करेंगे, हम सुनील पांडे की भी बात करेंगे, अनंत सिंह की बात करेंगे, क्योंकि इन सभी की चर्चा आपने किताब में की है, ठीक है ना? लेकिन क्या नीतीश कुमार ने कभी समझाया नहीं लालू यादव को, या लालू यादव बिल्कुल बेनियंत्रित हो गए थे, किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं थे, जो आप कह रहे थे कि भाई टेक ऑफ तो ठीक हुआ लेकिन लैंडिंग गड़बड़ा गई? नहीं, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी का जो कोहेसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिटिक्स विद इन डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पार्टी होता है, जी। उससे लालू प्रसाद यादव बाहर निकल गए थे। अच्छा, वे अपने को राजा मानने लगे थे? नहीं, बाहर निकल गए जी। थे, क्योंकि अब हम आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट टाइम पॉलिटिक्स, जी। लेकिन जितना पढ़ने और समझने का मौका मिला है उसमें हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी बहुत इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के, वो अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं वो एक कॉम्बिनेशन जो था एम वाई का, इसको वो ताकत देने लगे। तो जितने लोग थे एम वाई वाले लोग तो कॉम्बिनेशन में आने लगे, और पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते थे, पिछड़ों की आवाज बनने की कोशिश करते, तो आप देखिए कि अति पिछड़ों का भी समर्थन था। जी। तो जब जब लालू प्रसाद यादव ये कहते थे कि जिन निकलेगा, तो जिन क्या था? जिन था ये यादव का 1995 का चुनाव, जब अकेले बिल्कुल बहुमत आया। 14% मुसलमान, लगभग 14-15% 13-14% यादव, जी। और अति पिछड़ा, ये पूरा यूनाइटेड रहा लालू प्रसाद यादव के साथ। जी। और जैसे ही नीतीश जी स्प्लिट किए और स्प्लिट करके अपनी पार्टी बनाए, तो आप देखिएगा चटाक से उनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया। नहीं, आज की तारीख में तो कई लोग कहते हैं कि लालू यादव का अभ्युदय गरीबों के नेता के रूप में हुआ, बाद में वे पिछड़ों के नेता बने, और आगे चलकर यादवों के नेता बनकर रह गए। मतलब दायरा बढ़ा नहीं, दायरा संकुचित हो गया। क्या आपको लगता है कि लालू यादव सिर्फ यादवों के नेता बनकर रह गए? अब तो जब आप देखिएगा 2005 का इलेक्शन जी। और 2010 का इलेक्शन, तो लालू यादव तो 22 सीटों 25 सीटों पर सिमट गए ना, लगभग 20-22 सीटों पर। जी। तो निश्चित रूप से 2010 में 20-22 सीटों पर सिमटे, तो 20-22 सीटों पर सिमटे तो वो यादव बाहुल्य वाली सीटें थी। आप सीटों को देख लीजिए, उसमें यादव बाहुल्य वाली सीटें थी, और 2010 में नीतीश जी को मुसलमानों का भी वोट मिल गया, क्योंकि 5 से लेके 10 तक नीतीश जी का जो कार्यक्रम हुआ, ये जनता गोल्डन एरा जनता चाहती थी कि एक ऐसा ही राजनेता हमको मिले। तो पूरी तरह से समझिए कि जनता ने जो है एक तरफा वोट किया नीतीश जी। 14 आते आते नीतीश जी नहीं, 14 पर हम आते हैं अशोक जी। 2004 तक तो आप राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री, फिर आपने देखा कि 2005 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तो किसी को बहुमत नहीं मिला, और बूटा सिंह राज्यपाल बनाए गए। आपने किताब में लिखा है कि जब बूटा सिंह आए तो यहां अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ, और जब नीतीश कुमार आए तो यह और आगे बढ़ गया। 2005 में आपने क्या महसूस किया था? आप कारा राज्य मंत्री थे, जेल राज्य मंत्री थे, क्या परेशानियां होती थी कि आप नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन जो मुखिया, उनकी कोशिश या उनका विल पावर ऐसा नहीं होता था? नहीं, देखिए, जेलों के अंदर तो लालू प्रसाद यादव जी का बहुत इंटरफेरेंस नहीं था जी। और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता था कि उसको देख लीजिए, उसको देख लीजिए, लेकिन ये नहीं लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि मतलब आप किसी को छोड़ दीजिए, किसी को। लेकिन है कि जो लोग थे, दे वर सो पॉलिटिकली अलाइ विद द रूलिंग पार्टी कि अब कोई निकलता हो जेल से और वो सैलून में दाढ़ी बनाने लगा। अच्छा, यह तो आपने अनुभव किया था ना? कोई दाढ़ी बनाने लगा, कोई होटल में जाकर रहने लगा, कोई नहीं रहने नहीं, मतलब टाइम तो था कि सुबह 10 बजे निकला और 5 बजे वापस जाना है, बट इस 10 बजे में अगर जेल में उसकी हाजिरी है तो पूरा भी पटना घूम के जा रहा है। अब उसमें बहुत से आप देखे होंगे क्लिप्स आता था कि बाहर जेल से बाहर निकले, तफरी कर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, तो ये तो मतलब इट इज ये हमारे नीतीश जी के समय में ये सब संभव नहीं था। तो अब ये है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, उनके ऊपर उस तरह का दबिश नहीं था, डर नहीं था कि ये सब होगा तो हम निलंबित हो जाएंगे, हम बर्खास्त हो जाएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो जब ये डर नहीं था तभी तो संभव है। लेकिन अशोक जी, 2000 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हमने ये देखा जितने जेल बर्ड्स थे जो बाहुबली चुनाव जीत कर आए थे, और नीतीश कुमार भी कहा करते थे बाघ के सामने हम बकरी को चुनाव लड़ाएंगे क्या। 2005 तक तो यही बात होती थी। तो जो अपराधी थे या जिन पर ठप्पा लगा था बाहुबली होने का, वे सभी नीतीश कुमार के समर्थन में ही थे 2000 में, लेकिन नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए।
2005 में दूसरा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। क्या नीतीश कुमार ने किया? हमें दो ऐसे काम बताइए जिसके कारण अपराध नियंत्रित हुआ और जिसके कारण यह संदेशा गया कि बिहार में अब वो नहीं चलेगा जो पहले चल रहा था। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे बड़ा बात यह है कि आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता जगत में हैं जी। आप दैनिक जागरण से लेकर अपने आज अखबार से लेकर आज अखबार से लेकर और एक अच्छे पत्रकारों में जाने जाते हैं और आपकी रुचि भी रहती है। जी। सिर्फ न्यूज़ नहीं लेना, न्यूज़ के पीछे जाना। बिल्कुल, हमने उस एरिया को देखा है, जिया है। जहाँ तो आप हमको याद है एक आप और एक हमारे जी में थे श्रीकांत प्रत्युष। श्रीकांत प्रत्युष जी। दोनों पत्रकारों के साथ हम ग्रो जी किए बिल्कुल। भी मेरा भी नीतीश जी में था कि ये जनता को ये एहसास कराना चाहते थे कि आई मीन गवर्नेंस। जी। और पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि अपने वर्करों को खुश करना। पॉलिटिक्स का मतलब है कि गुड गवर्नेंस देना, लोगों के में आम धारणा बनना कि ये उनकी सरकार है और उनके लिए सरकार है। बिल्कुल। और इसका एहसास नीतीश जी ने 2-4 घटनाओं में कराया लोगों को कि जो नीतीश जी के अपने थे। नहीं, नीतीश जी के अपने थे, उस पर तो किताब में आपने बहुत कुछ लिखा, हम उस पर आ रहे हैं। 2005 में जब वे आए तो वही थाना, वही पुलिस अपराधियों पर कैसे टूट पड़ी जो पहले सुनती ही नहीं थी। या यह कहा जाता था कि फला के खिलाफ एक्शन करना है, फला के खिलाफ एक्शन नहीं करना है। नीतीश कुमार ने क्या संदेशा दिया? नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो नीतीश जी ने एकदम पुलिस को ये कहा कि हमें पूरे बिहार में अपराध नियंत्रण चाहिए और पूरी तरह से खुली छूट दी। पहले होता था कि जो हम लोग समझते हैं और सुनते हैं और देखते थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल एलाई, बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल एलाई, पॉलिटिकल आई मतलब कोई अपना पॉलिटिकल है भी तो भी नहीं तो हम लोग क्यों लोग कहता है कि सरकार संरक्षित अपराध हुआ करता था। नहीं, आपने तो देखा, हमने भी देखा कि गाड़ियां चलती थी, बंदूक की नाल और राइफल की नाल बाहर रहती थी। एक भी बताइए बिहार में कोई है ऐसा जो लाइसेंसी राइफल लेकर के भी लोग निकाल नहीं सकता है। सीएम ने कहा कि ये सब बंद करिए और लोग बंद किए। जो लोग थे वो लोग ने बंद किया। आज कोई भी आदमी खुलेआम राइफल बंदूक लेकर चल थानों को क्या कहा गया जो पहले थाना एक्शन में नहीं दिखता था कि क्या आपको जाति से ऊपर जाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी? बिल्कुल। नीतीश जी ने तो कहा, जो भी उस समय डीजीपी बनाए गए, हमको याद है उस समय डीजीपी थे अपने भी जो एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, अभयानंद जी। और अभयानंद वो पहले एडीजी हुए, फिर डीजी हुए। जी। तो बहुत उन्होंने बहुत कुंदन किशन जैसे आईपीएस को पटना का सीनियर एसपी बनाया गया, सबको और टाइट किया गया कि नहीं, अपराध को एकदम पूरी तरह से नियंत्रित करना है, चाहे कोई भी हो, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, मेरा हो, पराया हो, सब पर। आपने इस किताब में बिहार के गांधी नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन की बड़ी चर्चा की है और इस तरीके से दिखाया है कि शहाबुद्दीन का नियंत्रण नीतीश कुमार के लिए चुनौती था क्योंकि वह एक संदेश देना चाहते थे। और शहाबुद्दीन को आपने व्यवसायी भी माना है सिवान का, लेकिन व्यवसायी किस चीज का? बंदूक का व्यवसायी, आतंक का व्यवसायी। और शहाबुद्दीन को लेकर नीतीश कुमार का जागृत होना, कानून के दायरे में लाना, काबू करना कैसे संभव हो पाया? क्योंकि शहाबुद्दीन की कहानी आपने 2005 के संदर्भ में भी कही है, 2016 के संदर्भ में भी कही है, जब महागठबंधन की सरकार थी। शहाबुद्दीन जमानत पर बाहर आए थे और वे क्या क्या कर रहे थे, किस तरीके की चुनौतियां दे रहे थे। फिर नीतीश कुमार के सामने क्या मजबूरियां हो गई। लालू यादव नहीं चाहते थे, लालू यादव से इस मुद्दे पर बहस भी हुई, आपने जंगली जानवर तक लिखा है। तो शहाबुद्दीन को नियंत्रित कर पाना कैसे संभव हो पाया था और शहाबुद्दीन कितने बड़े आतंक थे? देखिए 2005 में ये बोला जाता है ना कि अभी जैसे हम भी नीतीश जी के साथ हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो मेरे लिए भी एक संविधान का जो किताब है उसी के दायरे में बिल्कुल सभी लोग बने हैं। जो अधिकार हमें मंत्री के रूप में प्राप्त है, अगर हम उससे बाहर जाएंगे, उस पावर का हम मिसयूज करेंगे, तो मेरे विभाग में भी और मेरे जो आसपास लोग हैं उनको भी लगेगा कि ये मंत्री जी जो हैं ये बहुत उलट काम भी करते हैं। तो हर कोई को उस किताब से बंधे होना चाहिए। रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में जितना अधिकार मुझे प्राप्त है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन शहाबुद्दीन जैसे जो लोग थे वो लालू प्रसाद यादव पर भी हावी थे। लालू प्रसाद यादव पर भी हावी थे? बिल्कुल।
लालू प्रसाद यादव भी हमको लगता है कभी ना कभी कंट्रोल करना चाहते थे, बट हाँ। उस समय भी नहीं कंट्रोल कर पाए। कई लोग क्योंकि- कहते हैं कि शहाबुद्दीन तो ऐसे थे कि लालू यादव के सामने भी पिस्टल लगाकर बैठे थे। हाँ, सही बात है। नहीं, अब हमने तो कभी देखा नहीं जी। है शहाबुद्दीन जी को जी। पिस्टल लगा के बैठे हुए, लेकिन जो माहौल उस रहता था उस समय, अब आप देखिए कि वहाँ के जो हम लोग सुनते हैं जिस तरह से वहाँ पर एसपी के साथ घटना हुई, जी, इसके सिंगल के साथ। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं, ये तो एक गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा मैसेज क्योंकि है। जब 2005 में दूसरा चुनाव हुआ, वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। मुझे याद है राष्ट्रपति शासन था, चुनाव चल रहा था, केजे राव विशेष पर्यवेक्षक थे, राजविंदर सिंह भट्टी जो मौजूदा डीजीपी हैं उन्हें सीबीआई से बुलाया गया था, सिवान में डीआईजी बनाया गया था और उन्होंने ही गिरफ्तार किया था दिल्ली में। लेकिन इसके बाद भी जेल से उनकी सत्ता चल रही थी। इस सत्ता को नीतीश कुमार ने कैसे काबू पाया और फिर किस तरीके से 2016 में हुआ? 2016 में देखिए, सत्ता में तो जब गवर्नेंस का निर्णय करेगा देश का, प्रदेश का मुखिया, जी। कि आई वांट कि भाई देयर शुड बी नो हैंग अप, कुछ दंड फंद हम चाहते नहीं जी। है, एकदम सिस्टम से हमारा काम चलना चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए, किसी भी आम पब्लिक को भी कोई परेशानी नहीं होनी जी। चाहिए, तो उसमें तो सब कंट्रोल में आ जाता न है हम ना। किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। हाँ। हम तो भाई जो सिस्टम से चलिएगा तो हम सिस्टम से आएंगे, हमारा कोई किसी से कोई मतलब। और पुलिस को पूरा अधिकार दिया, पुलिस ने पूरी तरह से इस पर काम किया और उसके चलते पूरे जगह। और एक बार जब मुखिया का मैसेज आ जाता है तो फट से नीचे ट्रैवल कर जाता है, यहाँ तक थानेदार तक ट्रैवल कर जाता है। और यही नीतीश कुमार ने किया, डीजीपी को बुला के उन्होंने कहा कि आपको फुल। इसके साथ साथ आप देखिए ना कि कैसे इतने बड़े नक्सल मूवमेंट को, हाँ, मैं नक्सल पर तो आ रहा हूं ना। 2016 में आपने कहा कि लालू जी को अच्छा नहीं लग रहा था जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और फिर शहाबुद्दीन को भीतर फिर से भेजना था, तो शहाबुद्दीन को लेकर नीतीश कुमार ने लालू यादव की बात भी नहीं सुनी। नहीं सुनी। चलिए देखिए, आपने किताब में यह बात लिखी है, सुनील पांडे नीतीश कुमार के ही विधायक थे, आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कि सुनील पांडे ने मौर्या होटल कांड कर दिया, वहां जो खाए पिए, फिर उन्होंने कहा, यह किताब में ही आपने फिर से याद करा दिया है बिहार को, और फिर उन्होंने कहा बिल नहीं देंगे। फिर जब हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा कैमरा बंद करो नहीं तो मरवा देंगे। और फिर आईजी भी बिल्कुल हैंड्सअप अवस्था में आ गए थे कि भाई कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है तो हम कैसे एक्शन लें। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर डीएसपी से मुकदमा कराया। तो सुनील पांडे तो अपने ही थे। ये देखिए, यही है ना जी। अगर आपको गवर्नेंस करना है जी। और आम जनता के बीच में ये मैसेज देना है कि हम आपके हैं, जी, हम अपनों को फेवर नहीं करते, अपना और पराया में फर्क नहीं करते हैं अपने। तभी तो नीतीश जी का ये बात सबसे ज्यादा चर्चित हुआ कि मैं न बचाता हूं ना किसी को फंसाता जी। हूं। और सुनील पांडे का, क्योंकि वो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, क्योंकि मौर्या होटल पटना का उन होटलों में था, सबसे बड़ा होटल था, और घटना घट गई और जानकारी प्राप्त हो गई, अखबारों में छप गया, सब कुछ हो गया। नीतीश जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। वही बात हम एहसास कराना चाहते हैं लोगों को कि नीतीश जी ने अपने विधायक को भी उन्होंने नहीं छोड़ने का काम किया कि भाई हम अगर घटना कुछ घट गई है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संविधान से परे है, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होगा। हाँ, एक्शन होना चाहिए और एक्शन होगा, और उन्होंने एक्शन कराया। तो ये इस बात को लोगों के मन में ये भावना गई, और जो इस तरह के रंगदार थे, जो धूर्त प्रवृत्ति के लोग थे, उनको लगा कि जब नीतीश जी सुनील पांडे को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। तो ये मैसेज देना चाहते थे नीतीश कुमार, वो मैसेज उन्होंने दिया जमीन पर। जी, चलिए मैसेज चला गया। आपने अनंत सिंह की भी चर्चा कर दी। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा, अनंत सिंह आपके घर आए थे, आप तोते के साथ खेल रहे थे, लेकिन तब अनंत सिंह भी जेडीयू के साथ ही थे। अनंत सिंह का संबंध जेडीयू से भी रहा, अनंत सिंह का संबंध आरजेडी से भी रहा, सभी के प्यारे रहे समय समय के हिसाब से। लेकिन अनंत सिंह का जिक्र भी आपने इस किताब में किया है कि किस प्रकार नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को भी काबू में किया जब वे दायरे से बाहर जा रहे थे। देखिए, हमने ये जो 3-4 इंसिडेंट जो डाला है, अनंत सिंह, देखिए हर एक व्यक्ति, जैसे हम आज हैं, हम भी ऐसी कोई घटना कर दें या ऐसी कोई मेरे से बात हो जाए, हम आवेश में आके कोई ऐसी घटना कर दें, तो नीतीश जी हमें भी मदद नहीं करेंगे। आपको भी मदद नहीं करेंगे? हाँ, नीतीश जी हमको भी मदद नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये उनके स्वभाव में है। जी। वो कहेंगे कि अपना कोर्स टाइम होने दीजिए, अपना होगा, बाद में हम देखेंगे।
लेकिन हम आपको कोई मदद करने की स्थिति में नहीं। जेल जाने से बचाएंगे नहीं। सवाल ही नहीं जी। उठता। आप अपना कोर्ट से जो करना है, वकील बड़ा कर दीजिए, वो कर लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार आपको नहीं बचाएंगे। मिलेंगे भी नहीं। मिलना सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही नहीं उठता। जहां दाग लग गया नीतीश कुमार बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। बहुत दूर। हमको याद है एक घटना अभी जो इनका शिक्षा मंत्री जी का हुआ था। अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी। नहीं, हाँ। उनके पहले चंद्रशेखर जी। नहीं, भागलपुर वाले जो थोड़े दिन के लिए बेचारे आए थे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मेवालाल चौधरी। मेवालाल चौधरी जी डेथ भी हो गया। तो जब उनके बारे में जब ओथ के बाद जब छपा और जब चलने लगा, तो मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने आकर के बहुत एक्सप्लेन किया अपनी बातों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप इस्तीफा कर दीजिए, जबकि मात्र 2 ही दिन हुआ था, चार्ज भी बेचारे नहीं ले पाए थे। जीतन मांझी से भी इस्तीफा दिलवाया था। हाँ, चार्ज भी नहीं ले पाए थे। मतलब जीतन मांझी इज अ ओल्ड स्टोरी, दिस इज अ वेरी न्यू। बिल्कुल, मेवालाल चौधरी जी। 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है। और उन्होंने उनसे इस्तीफा लिया। अनफॉर्चुनेट हुआ कि उनको कोविड हो गया, हम लोग उनको बचा भी नहीं पाए। बट हमारा क्या कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी हमेशा इन सब चीज़ों में बहुत ही संयमित और बहुत बैलेंस्ड और बहुत इफेक्टिव निर्णय करने में, उसमें उनको कहीं कोई इफबट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं। चलिए, कंफ्यूजन नहीं है। आपने बात कर ली साहबुद्दीन की, आपने बात कर ली सुनील पांडे की, आपने बात कर ली अनंत सिंह की। आप माओवाद की बात कर रहे थे कि किस तरीके से पहले नरसंहार होता था, उनसे भी निपटना था। नरसंहार ही चल रहा होता था। कई जिले तो इसके लिए ही कुख्यात थे, सबन दलित को मार रहे हैं, दलित सबन को मार रहे हैं, सबन पिछड़े को मार रहे हैं, पिछड़े सबन को मार रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि यह लड़ाई बंदूक की लड़ाई बंदूक से नहीं लड़ी जाएगी, इसके लिए दूसरे रास्ते निकालने होंगे। क्या रास्ता निकाला नीतीश कुमार ने कि नरसंहार बंद हो गया? अब वही है ना कि नीतीश कुमार को मिला क्या जी? 22,000 करोड़ का बिहार, 118 नरसंहार का बिहार जी, टूटी हुई सड़कें, लालटेन युग का बिहार। वहां से नीतीश कुमार ने, अब आपको आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं जी, बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन ऐसी गाड़ी मिली है कि ना जो उसका टायर ठीक है, ना उसका हॉर्न बजता है, ना उसमें लाइट है जी। कितना तेजी से आप चलाइएगा गाड़ी? बिल्कुल। पहले तो आपको पूरी गाड़ी को रिमॉडल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उस रेस को जीतने का कोशिश कीजिए जो बाकी राज्य लड़ रहे हैं जी, बिहार को आगे ले जाने का। तो नीतीश कुमार ने तो सबसे पहला वो जो जातीय उन्माद का बिहार था, क्या नाम है, और दंगों का बिहार, नरसंहार का बिहार और नक्सलियों का बिहार। याद करिए बिहार में जो नवादा जेल कांड हुआ था। हाँ बिल्कुल, नक्सलियों ने जेल तोड़ करके लोगों को छुड़ा करके लेके चले गए थे। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश जी, जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ, और वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को बिहार मिला। और नीतीश कुमार ने अपने वर्किंग स्टाइल से उन्होंने सबसे पहले इस जो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू किया, चाहे वो महिलाओं का हो, अति पिछड़ाओं का हो, दलितों का हो, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ नक्सलिज्म को खत्म करने का। क्योंकि जो लोग नक्सल के सिस्टम में और उसके जिसको बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र में थे, वो खुद ही पार्ट ऑफ पार्सल हो गए। हाँ, गांव में सड़कें नहीं बनने देते थे नक्सली। हाँ, तो वो पार्ट हो गए और उन्होंने उस पंचायती राज व्यवस्था से वहां डेवलपमेंट का काम शुरू किया। तो जो लोग नक्सल जिसका समर्थन लेना चाहते थे, अब तो नक्सलिज्म है नहीं, नक्सलिज्म का कोई फॉर्मूला बिहार में नहीं। अब तो ये ले भी लेते हैं, अगर काम हो रहा है तो उसका बम से उड़ा देना, उसको वो कर देना, उसको धड़का देना, गोली चला देना, और उससे रंगदारी मांगते हैं। पेशेवर अपराधी की तरह हो गए। नक्सलिज्म कोई आइडियोलॉजिकल नक्सलिज्म तो बिहार में रहा नहीं। अब ये जब लोग आ गए तो ये लोग खुद ही, हमारा नीचे इतना इम्पावर्ड हो गया कि धीरे धीरे नक्सलिज्म खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति हुआ। देखिए, कई लोग कहते हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, कि नीतीश कुमार समीकरणों की राजनीति करते हैं और लबकुश समीकरण बनाकर उन्होंने बिहार की सत्ता हासिल कर ली। पिछड़ा बना मति पिछड़ा, दलित बना महादलित। लेकिन आपने किताब में लिखा कि हरनौत का चुनाव याद है ना, कुर्मियों ने ही उन्हें चुनाव हरा दिया था। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश जी जो बेलछी कांड हुआ जी, और बेलछी कांड में नीतीश जी ने जो वहां के लोग थे उनको समर्थन नहीं दिया, क्योंकि आइडियोलॉजिकल नीतीश जी जो हैं, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन जी। बहुत कम लोग पैदा होते हैं जो नीतीश कुमार की मानसिकता के होते हैं, जो अपनी सत्ता के लिए या अपनी उन्नति के लिए कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। वैसे बहुत कम लोग होते हैं। हम समझते हैं कि देश में भी बिरले नेता होंगे, सब लोगों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया। उन्हें कुर्मियों का नेता ना माना जाए। कुर्मियों का नेता कहना नीतीश जी के लिए, तो अब महात्मा गांधी को कहा जाए कि बनिया के नेता थे, तो गलत बात है। नीतीश जी तो
पूरे प्रदेश के नेता हैं एंड ही हैज गिवन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट टू द स्टेट। जी। अगर उनकी पॉलिसीज को देखिएगा तो उन्होंने पूरी तरह से, चाहे वो हम क्या थे, अगर आप हरियाली देखिए, हम 4% पे थे, आज हमारा हरियाली देखिए 9% पर है। नीतीश जी कह रहे हैं इसको हम 15% ले जाएंगे, जो देश का हरियाली है। अगर आप देखिए जीविका, तो महिलाओं का जो सेल्फ हमारा स्वयं सहायता समूह है, उसके माध्यम से हमने जो अपलिफ्टमेंट किया है उसको देखिए। आप एग्रीकल्चर का क्रमण पुरस्कार देखिए, पिछले 5 साल से बिहार को मिल रहा है। धान में, मक्का में, गेहूं में हमने डबल किया अपना उत्पादन। बिजली कंपनी भी मुनाफा में। हाँ, अब बिजली की कंपनी, जो यहाँ बिजली था ही नहीं, आज चले जाइए आप किसी भी गांव के छोटे से छोटे सुदूर गांव में भी, हम लोग चुनाव में जब जाते हैं गांव में, तो रात के 10 बजे तक बल्ब जलता रहता है, लोग मिठाई और तो अब लोग जाइए गांव देहात में, छोटे से छोटे कस्बे में फ्रिज और एसी बिक रहा है, कूलर बिक रहा है। बिल्कुल। तो जब तक आपका जीडीपी बढ़ा नहीं, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं, तो आखिर में खरीद कौन रहा है? चलिए देखिए, अब हम चलते हैं 2014 लोकसभा चुनाव। नीतीश कुमार ने फैसला किया एकला चलो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं है। नीतीश कुमार को भरोसा था कि बिहार की जनता उन्हें उनके काम पर वोट देगी, लेकिन वोट दिया नहीं। 22% वोट जो था वह घटकर 16% आ गया और सिर्फ 2 सीटें मिली। नीतीश कुमार निराश हो गए, हताश हो गए, लेकिन आप कहते हैं निराश थे, हताश थे, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान थी। और आपने किताब में लिखा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के काम को नहीं देखी और मोदी के कल्पना लोक में भाग गई, नरेंद्र मोदी की कल्पना लोक में। क्या 2014 में मोदी की जीत कल्पना लोक में भाव था? देखिए, अगर 14 के बिहार एसेंट्रिक इलेक्शंस लोकसभा को देखिएगा, तो नीतीश जी ने जो काम किया था उस तरह से नीतीश जी को वोट नहीं मिला। और हमको याद है 14 के लोकसभा चुनाव के बाद हम बुद्धा से गांधी पदयात्रा कर रहे थे। जी बिल्कुल। और उस पदयात्रा में करीब 18-19 दिन का मेरा पदयात्रा था और हमने सभी तबके के लोगों से मिला। बाजार में अंडा बेचने वाला, साइकिल बनाने वाला, सबसे गप करते करते हम पहुंचे। तो लोगों ने कहा कि नीतीश जी को हम लोगों ने 14 में तो वोट नहीं किया, क्योंकि नीतीश जी उस समय बिहार एसेंट्रिक हमारी पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड। इन लोगों को लगा कि अगर हम लोग नीतीश जी को वोट कर भी देते हैं तो पता नहीं क्या होगा। और देश को उस समय लग रहा था कि कांग्रेस के इतना भ्रष्टाचार, करप्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा उभरता हुआ था चेहरा। और मोदी जी का उस समय मोदी एसेंट्रिक इलेक्शन हो रहा था, तो हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो लोग को लगा कि नेशनल पर्सपेक्टिव में मोदी इज अ बेटर चॉइस, और उन्होंने वोट कर दिया। क्योंकि जब हम चुनाव ये पदयात्रा में गए तो हर लोगों ने कहा कि 14 में तो हमने वोट नहीं किया नीतीश जी को, लेकिन 15 में नीतीश बाबू को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, ये 14 के चुनाव के बाद ही लोगों का संकल्प हो चुका था जो हमने, और आप कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए ये और ये बात हमने जाके सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को बताया कि ये 19 दिन का जो हमने उसमें पूरा रिपोर्ट बताया सब बना करके, और माननीय सोनिया जी को और राहुल जी को हमने समझाया। हमको याद है कि उस समय हम लोग के गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे, अहमद पटेल साहब जिंदा थे, और उन लोगों को हमने बताया कि सर ये जो है ये पूरी तरह से जो भाव है वो नीतीश जी के पक्ष में है, और हम लोगों को नीतीश जी के साथ जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। बिल्कुल। और फिर इनिशिएशन हुआ, बात हुआ, और आपको याद होगा जब हम गए थे सोनिया जी के, तो नहीं उस पर तो आते हैं 2015 पर ना। इसके बाद, इसके पहले 2014 के जब नतीजे आए, नीतीश कुमार ने एक फैसला कर लिया कि यदि बिहार की जनता ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। एक जिनके नाम की चर्चा भी नहीं थी रेस में, तो कई और लोग थे, नरेंद्र नारायण यादव का नाम आ रहा था और दूसरों का नाम आ रहा था, लेकिन अचानक से जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया। आपने इस किताब में लिखा है कि जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बनते ही व्यवहार बदल गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, जनता ने उन्हें चुना है। और इसके बाद वे यह कहने लगे नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही, नीतीश कुमार की सरकार जो खत्म हुई थी और ये मुख्यमंत्री बने थे, उस पर ही हमला बोलने लगे कि नीतीश की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत था, भले ही उन्होंने बहुत काम किया हो। नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार था, जीतन राम मांझी कह रहे थे नीतीश कुमार ही के द्वारा ही बनाए मुख्यमंत्री। आपकी राय? देखिए,
जीतन राम मांझी का सिलेक्शन तो नीतीश कुमार के महादलितों के प्रति कमिटमेंट है, जी। क्योंकि सीनियर एमएलए भी थे, हम्म। नीतीश जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, हम्म। और नीतीश जी हमेशा से खास करके जो महादलित के मुशहर, डोम, पासी, चमार, ये जो कास्ट है, इनको अपलिफ्ट करने के लिए प्लान बनाते रहे, उनके लिए योजनाओं का निर्माण करते रहे। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के दिमाग में हमेशा था कि किसी और उनको जब ऑप्शन मिला, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से नीतीश जी का व्यक्तिगत निर्णय था कि हमें किसको मुख्यमंत्री बनाना है, और जीतन राम मांझी जी तो चले गए थे, उनको बुलाया गया और किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि हु इज गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल। और एक बैक नीतीश जी ने जीतन राम मांझी के नाम को प्रपोज कर दिया, तो जो बाकी लोग थे उनको एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ रास्ता नहीं था। लेकिन जीतन राम मांझी के बनने के बाद कुछ लोग जैसे महाचंद्र प्रसाद सिंह, नरेंद्र सिंह, इस तरह के जो कुछ लोग थे, उन लोगों ने जीतन राम मांझी को कहीं ना कहीं घेर लिया और मिसमराइज किया, और उनको ये एहसास कराया कि आप नीतीश जी से भी बड़ा नेता हो सकते हैं जी। और कहीं ना कहीं उनको नीतीश जी का एक होता है जैसे कि गाइडेंस, आप उनके गाइडेंस में जो सरकार आपने चलाया है, जिस भाव से आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, उस भाव और उस इच्छा को पूर्ण करते हुए, अपनी राय देते हुए, आपके मशवरा को इनकॉर्पोरेट करते हम आगे बढ़े। बिल्कुल। वो काम नहीं किया जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी फिर अपना कुछ नीतीश कुमार को भूल नहीं गए। ही ट्राइड टू साइडलाइन, ही थॉट कि नाउ आई एम द लीडर एंड आई एम गोइंग टू बिकम अ बिग लीडर देन नीतीश कुमार। वो कंफ्यूजन हो गया कि हम नीतीश कुमार से भी बड़े नेता हो गए। लेकिन आपने यह लिखा है कि जब मांझी की सरकार थी तो मंत्री भी बेनियंत्रित हो गए। जिस तरीके से नीतीश कुमार सभी पर नजर रखते हैं, कौन बाएं हो रहा है, कौन दाएं हो रहा है, और आपने यह भी लिखा है इस किताब में कि अधिकारी भी बेकाबू हो गए। जब फाइल आने लगी टेबल पर तो वो अपना हिस्सा मांगने लगे। तो भाई जेडीयू की सरकार में, मांझी की सरकार में घूस तो मांगा जा रहा था ना। देखिए क्या होता है कि व्हेन यू आर अ नेचुरल लीडर एवरीबॉडी थिंक्स, जैसे अब आप एक नेचुरल जर्नलिस्ट, और हम अगर जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करेंगे तो हम आपका नकल करेंगे, बिल्कुल, बट आपका दिमाग हम नहीं ले सकते। आपके आव भाव ले सकते हैं, आपका काम करने का तरीका ले सकते हैं, दिमाग नहीं ले सकते। तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री तो बने, मगर वो एक्चुअल में मतलब ही वाज नॉट अ इलेक्टेड लीडर, he was an adopted leader. There is a difference between elected leader and an adopted leader. तो वो उस तरह से कंट्रोल सिस्टम को कर नहीं पाए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हाँ, नेचुरल, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो पदाधिकारी भी बेलगाम हुए, और जो साथ में लोग थे वो तो लगा कि ये तो नीतीश जी का भी है, तो वो लीडरशिप का वो जो नियंत्रण था वो चला गया, और नीतीश जी ने ध्यान देना छोड़ दिया। तभी तो लोग फिर नीतीश जी के पास गए कि पार्टी खत्म हो जाएगी, और उनको फोर्स किए। नीतीश जी बहुत लंबे समय तक लोगों ने फोर्स किया। हमको लगता है कि ये पूरे करने का तरीका, हमको लगता है कि 5-7 जो हम जानते हैं 5-7 महीना चला, बिल्कुल, और नीतीश जी को जबरदस्ती फोर्स करके लाया गया वापस। नहीं, जीतन राम मांझी को तो भरोसा हो गया था, बीजेपी भी आश्वासन दे रही थी कि आपकी सरकार को हम बचा लेंगे, और बीजेपी भी जीतन राम मांझी के बहाने नीतीश कुमार को फ्यूज करने में लग गई थी। जी, तो उस समय का तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो था उसमें तो सब कोई नीतीश जी को मारने में लग ही गए थे। अच्छा, नीतीश कुमार को मारने में लग गए। सब कुछ चाहते थे कि नीतीश कुमार इसमें समाप्त हो जाए, पॉलिटिक्स समाप्त हो जाए। तो सब लोग तो लग गए थे, खरीद फरोख्त और विधायकों का ये सब सिलसिला तो चालू हो ही गया था। लेकिन फिर भी नीतीश जी के बारे में हमारे महामहिम कहते हैं कि अजात शत्रु हैं। जी, वो कहा जाता है राख में मिल जाते हैं और फिर से प्रकट हो जाते हैं। हाँ जी, जो राख में मिल करके फिर से, बिल्कुल। तो इसलिए फिर महादेव। हाँ, लेकिन जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, फिर देखिए मुलायम, आपने किताब में लिखी है बात, मुलायम सिंह यादव ने पहल की, विपक्ष का चेहरा बने, और नरेंद्र मोदी के सामने कोई था नहीं है, लेकिन लालू यादव रास्ते में आए, फिर बिहार की चिंता हुई, और फिर कांग्रेस की बात हुई, जो आप कह रहे थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आपने बात की, बिहार को बचाना होगा, एक महागठबंधन बनाना होगा, जो अश्वमेध रथ चल पड़ा है मोदी का, इसे रोकना होगा, और फिर 2015 का प्रयोग। जी, तो 2015 के प्रयोग में हम लोग तो चाहते थे कि उस समय हमारी तो ये इच्छा थी कि, क्योंकि हम जमीन पर गए थे और लगभग 318 किलोमीटर की पदयात्रा किए थे,
और लोगों से हम मिले तो नब्ज हम समझ रहे थे कि नीतीश जी इज गोइंग टू कम बैक, और नीतीश जी इज गोइंग टू बिकम अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और उनको मास सपोर्ट है, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, अपर कास्ट हो, सबका नीतीश जी को समर्थन प्राप्त है। तो मेरी तो इच्छा थी कि नीतीश जी और कांग्रेस मिलकर बना लेगा, बिल्कुल, और अगर वो बनता तो समस्या का पूरा निदान हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर दबाव पड़ गया नीतीश जी के ऊपर, मुलायम सिंह यादव जी का, शरद यादव जी का, और फिर हम लोगों ने तीनों मिलकर के चुनाव लड़े। अगर उस समय अगर हम लोग कांग्रेस और नीतीश कुमार चुनाव लड़े होते, जिसकी हमें जिसकी इच्छा थी कि हम करें, और राहुल जी भी चाहते थे, राहुल गांधी भी चाहते, तो लालू समाप्त हो गए होते। वो फिर पॉलिटिक्स का अब ये कहना तो उचित नहीं होगा कि समाप्त हो जाते, क्या लेकिन युग बदल जाता, राजनीति का रुख बदल जाता। चलिए ठीक है, तो महागठबंधन की सरकार बन गई। तेजस्वी यादव को तो नीतीश कुमार भविष्य बताने लगे। देखिए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री न बनते यदि नीतीश कुमार न होते, और जब कभी रिश्तों में तल्खी आती, नीतीश कुमार राजनीति सिखाने भी लगे, शासन प्रशासन का ज्ञान भी देने लगे। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि जिसे नीतीश कुमार अपना और अपने बड़े भाई लालू यादव का भविष्य बताते थे, उससे नाता ही तोड़ लेना पड़ा, और फिर से नाता फिर बनाना पड़ा कई वर्षों बाद? देखिए, उसमें हमें याद है कि हम उस समय जो ये 17 की बात हो रही है, हमारा काफ़ी प्रयास था कि एक गठबंधन बचा रहे, क्योंकि हमें एहसास लग रहा था कि देयर इज समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, और हम बराबर लालू प्रसाद यादव जी के पास भी जा रहे थे, और हमारे यहाँ दिलीप चौधरी जी एमएलसी हैं, उनके माध्यम, दरभंगा वाले, उनके माध्यम से बार बार हम बात भी करना चाह रहे, तो 2 बार मिल करके हम बात भी की, और हमने कहा कि अगर तेजस्वी जी पर मुकदमा हो गया है और केस हो गया है, तो नीतीश जी बार बार यही कहते थे कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए, सबको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उससे होगा कि हमारी भी परिस्थिति बच जाएगी और हमको साथ रहने में भी दिक्कत नहीं होगा। मगर एक्सप्लेन करने के लिए वो एग्री नहीं हो रहे थे, तो नीतीश जी के लिए बहुत, और पत्रकार और पूरी जगह मीडिया ये सब कराने लगी थी कि भाई नीतीश जी का सुशासन कहाँ गया, ये गया, वो सत्ता में काबिज रहने के लिए ये जो है इस ऐसे लोगों के साथ भी बने हुए हैं। उसमें भी हमने बहुत प्रयास किया था कि उस समय वो गठबंधन रह जाए उस समय, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हो पाए, और अगर उस समय वो तेजस्वी यादव का इस्तीफा करा देते और किसी और को अपने यहाँ से उप मुख्यमंत्री बना देते और परिस्थितियाँ ठीक होती, फिर तेजस्वी जी आ जाते, तो परिस्थिति एक और राजनीतिक डिफरेंट होता। मगर वो करने को ये लोग तैयार हुए नहीं, और काफ़ी गुस्सा भी गए लालू जी। अच्छा, गुस्सा भी गए। आपने किताब में लिखा कि जो पॉलिसी मेकिंग जो मसले होते थे, उसमें भी लालू यादव दखल देना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार संकल्पित थे कि बिहार तो मेरे हिसाब से चलेगा, और जो सुशासन है, पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेरेंस नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं था। नहीं, वो लालू जी चाहते थे कि एक समन्वय समिति बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और मुझे याद है कि नीतीश जी के यहाँ एक बैठक भी हुई जिसमें कहा गया कि कोऑर्डिनेशन, तो ये सब बात नीतीश जी को अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगता जी, ये सब बात अच्छा नहीं लगा। तो फिर बीजेपी के साथ गए, लेकिन जब आप कह रहे हैं पहली बार उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर दूसरी बार महागठबंधन के साथ जाने की क्या जरूरत? अब देखिए, ऐसा है कि अगर आप उसको देखिएगा तो जो दोबारा जो गए, ये जो 43 सीट पर नीतीश कुमार आए, इस पर ये मतलब इनके लिए शॉकिंग था, तीसरी पार्टी बन जाना। नहीं, 43 सीट वाज शॉकिंग फॉर हिम कि ये 43 सीट पर हम चले आए, और 43 सीट पर आना और आरजेडी का 72 सीट आना, ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, हाँ, 72 सीट आना, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो कुछ लोग थे उनके कारण संभव हुआ, ये उनके कारण संभव हुआ। और नीतीश जी को लगा कि इतना बड़ा डिबैकल मेरे नीचे हो गया और हमको पता नहीं चला, तो ही वेंट इनटू अ शॉक, ऑलमोस्ट इनटू अ शॉक, और बार बार उनको इस बात की चिंता होती थी कि हम 43 पर आ गए, तीसरी पार्टी हो। हाँ, आपने किताब में लिखा है कि जब कभी वे शॉक होते हैं ना, तो 4 दिन तक वो सोचते रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, और फिर जब निकलते हैं तो एक नया फैसला होता है, जो आपने कहा कि राग से निकलकर फिर नीतीश कुमार। हाँ, तो उस फैसले में, उसमें नीतीश जी बहुत आहत हुए,
और उनको लगा कि जानबूझ करके अपनों, पराए जी और साथ, जी, पराया तो पराया ही था, अपनों ने भी, अपनों अपने भी थे जी और जो हमारे साथ थे, हाँ वे भी जो थे, सब मिल करके उन्होंने नीतीश जी को 43 सीट पर ले आया। जी तो उससे नीतीश जी को और लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने, जिसको बोलते हैं कि कभी कभी कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि इसमें उन्होंने ये निर्णय किया कि नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे और हम इनके साथ जाएंगे, लेकिन इनका रवैया इनको दूसरा मौका भी दिए, जी, लेकिन दूसरा मौका दिए फिर मौका छीन लिए, मतलब रवैया बदला ही नहीं। रवैया और बदला ही नहीं। रवैया बदला नहीं। जैसे होता है ना कि जैसे हम आपके साथ गए हैं और आपके साथ जब हम जा रहे थे तो उसके बाद हमारे और आपके बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हुआ, जी जो कन्फ्यूजन बढ़ते बढ़ते हमारा रूट लेफ्ट हो गया, आप राइट चले गए, जी, फिर आकर हम एक जगह हुए, तो फिर तो आपको भी मेंट करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई, अब योजनाओं में अगर आप देखिएगा तो नीतीश जी का 7 निश्चय वन, 7 निश्चय वन में बीजेपी भी रही, आरजेडी भी रही, किसी बिल्कुल। ने नहीं कहा। 7 निश्चय 2, बीजेपी भी रोजगार, रही, आरजेडी भी रही, जी सब किसी ने नहीं कुछ कहा। तो पॉलिसीज में और काम कैसे करना है, इसमें नीतीश जी का एक अपना फॉर्मूला है और अपने तरीके से काम करना, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते नहीं हैं करते हैं। किसी अच्छा, भी तरह आपको से। तेजस्वी यादव में गलती दिखाई पड़ती है या लालू यादव में गलती दिखाई पड़ती है कि ये रिश्ता बनता है और टूट ही जाता है? तेजस्वी यादव ज्यादा कसूरवार कि लालू यादव अधिक कसूरवार? नहीं, तेजस्वी जी को भी हमको लगता है, लालू जी तो मेच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, हाँ। तेजस्वी जी भी काफ़ी समझदार हो गए हैं। समझदार हो गए हैं, और तेजस्वी जी भी एक अ, लेकिन मेंटर तो अभी भी लालू जी हैं। मेंटर तो अभी भी लालू जी हैं, जी। और कहीं ना कहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी, हाँ, लोग कहते हैं शराबबंदी फेल हो गया, होम डिलीवरी है, फिर भी नीतीश जी जिद पर अड़े हैं कि भाई, और महिलाएं पक्ष में ही रहती हैं कि घरेलू हिंसा कम। क्या आपको लगता है शराबबंदी पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए? देखिए शराबबंदी पर, क्योंकि नीतीश जी ने अभी आप देखिए देखिए बहुत है इस पे, तो बड़ा डिबेट हो सकता है, जी बड़ा डिबेट हो सकता है। ऐसा है क्या कि SC ST के कानून लाए गए देश में, तो SC ST के ऊपर बस नहीं है। प्रताड़ना कम हो गया। हाँ नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा रेप केस SC ST के महिलाओं पर ही है, रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड तो छोड़ जी दीजिए। जी तो क्या आज 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 आर्म्स एक्ट का हमारे यहाँ आया तो खत्म हो गया। जी तो नीतीश जी बार बार कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जी, जो इस तरह का, क्योंकि सरकार ने पहले तो बीच में बहुत कड़ाई की थी, लेकिन उस कड़ाई को बहुत सी जगह पर कोर्ट गलत में फायदा बेल होने हुआ। लगा और ये होने लगा, तो फिर उस पर धीमा गति कर दिया। लेकिन आने वाले सोर्स को तो बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास कर रहे हैं। अगर हमको लगता है कि भविष्य में वो प्रयास भी सफल नहीं होगा तो देखा जाएगा, देखा क्या जाएगा। हाँ, चलिए देखिए, अब एक नए खिलाड़ी आए हैं, प्रशांत किशोर, और कह रहे हैं 2025 तो उनका ही है। उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपके समर्थक कह रहे हैं कि 130 सीटें तो कम से कम आएगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 130 सीटें आई तो मैं तो हार गया, इससे बड़ी पराजय हो ही नहीं सकती है। तो क्या प्रशांत किशोर 2010 की तरह सफलता देख रहे हैं 2025 में? प्रशांत किशोर की चुनौती और प्रशांत किशोर की राजनीति, अशोक चौधरी जी आपकी नजरों में क्या? देखिए प्रशांत किशोर एक व्यापारी है। व्यापारी हैं, वे कह रहे हैं मैं इस बार बिहार के लिए व्यापार करने आया हूं, बिहार की जनता के लिए व्यापार करने आया हूं। हाँ ठीक है, जी। एक व्यापारी हैं, और आइडियोलॉजिकल उनका कभी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं रहा जी। है। कभी मोदी जी के लिए काम करते हैं, कभी नीतीश जी कभी के लिए। मोदी जी के विरोध में काम करते हैं, नीतीश जी के लिए काम करते हैं, कभी बंगाल में ममता ममता बनर्जी जी के के लिए। लिए काम करते हैं, नीतीश जी। बीजेपी के विरोधी के लिए, कभी उनके पार्टनर के लिए आंध्रा में काम करते हैं। तो बहुत मतलब ही इज इनटू दैट, ही वांट्स टू अर्न मनी, He wants to earn money. अर्न मनी, मतलब उनको और कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम करेंगे, कि हम बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं। हम देख रहे थे कि कुछ 4-5 IAS IPS जो रिटायर्ड हो गए हैं, बिल्कुल, हाँ उनके साथ उन्होंने एक अपना संविधान बनाने का निर्णय किया है। जी। तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, ही वांटेड टू बिकम द नेक्स्ट केजरीवाल इन जी। बिहार। दैट इज हिज पाथ, जी। व्हाट आई कैन सी एज अ बिल्कुल। पॉलिटिशियन, क्योंकि जी। हमें भी 25 साल इस प्रदेश की राजनीति में हो गया है, और बचपन से पिताजी के साथ राजनीति के,
तो ही वांटेड टू बिकम अ नेक्स्ट केजरीवाल इन बिहार, बट बिहार इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नहीं, आपने कहा आईएएस, देखिए आपकी पार्टी में भी प्रयोग होते रहते हैं, आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा, तमाम प्रयोग होते रहते हैं। आरसीपी सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएस थे, जी। और एक पीएस जब किसी राजनीतिक आदमी के साथ लंबे समय तक रह जाता है, 10-15 वर्ष तक रह जाता है, तो मोर और लेस वो एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव, एक्ट और सोचने लगता है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद, ऑलवेज डीलिंग विद एमपी, एक्स एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बीइंग अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, आप तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं ना, उनके काम को देखते हैं, सीएम फॉरवर्ड कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं। उसके बाद राज्यसभा आना, फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बनना, तब जाकर के पार्टी का अध्यक्ष बनना। लेकिन आजकल ट्रेंड है अशोक जी कि जज रिटायर हो रहे हैं, अगले दिन से वो पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ले ले रहे हैं। वो तो गलत है, गलत है। बिल्कुल कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या है कि लास्ट फैग ऑफ रिटायरमेंट में बहुत से निर्णय आप वो जो आपको इनकॉर्पोरेट करेंगे उनके पक्ष में कर दीजिए। बिल्कुल। तो आप बहुत जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाइएगा आपका निर्णय। तो इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि हमने कभी देखा था, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी एक आया था कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। बिल्कुल, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए एनी पॉलिटिकल पोस्ट लेने के लिए। प्रशांत एक बात कर कि जनता का यह दर्द है कि बिहार एक ठहरता हुआ प्रदेश दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ क्या है, गरीब का बेटा कमाने जाएगा, अमीर का बेटा पढ़ने जाएगा, लेकिन बाहर जाएगा, और बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता चला जाएगा। अच्छा, अभी तो प्रशांत किशोर तो ये फोरसी कर रहे हैं जी, ऐसा फोरसी कर रहे हैं। बिहार अभी बूढ़ों का प्रदेश है, बिहार यंग लोगों का प्रदेश है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन रोजगार के अवसर कम है। रोजगार के अवसर पिछले नीतीश कुमार ने घोषणा की थी 15 अगस्त को 7 निश्चय 2 में कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे, और उन्होंने कहा है कि मैं 25 तक 12 लाख दूंगा, और बहालियां हो रही हैं, और उन्होंने कहा था 10 लाख, ऑलरेडी 22 लाख रोजगार हो गया है, 32 लाख रोजगार की तरफ जा रहे हैं। अभी दिसंबर में हम लोगों का बड़ा सा इंडस्ट्रीज का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि अगर आप 2 साल का देखिएगा, पिछले 2 साल का, तो आप इन्वेस्टमेंट देखिए हमने क्या लाया है। नीतीश जी को बिहार मिला क्या था? प्रशांत किशोर तो तब आ रहे हैं जब काफी कुछ ठीक हो गया, टायर भी लग गया है, बत्ती भी लग गया है, हैंडल भी है, हॉर्न भी है, तब वो अब बिहार देख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अर्श पर होंगे कि फर्श पर होंगे? फर्श पे जाएंगे, अर्श पे कहां जाएंगे? अच्छा, अब फर्श पे जाएंगे। इनको कौन पूछा है? जो अपना पैसे के बलबूते पर अपना राजनीति चला रहे हैं, इनको क्या है? रिटायर्ड लोगों को खोज रहे हैं, उनको खोज रहे हैं कि बिहार है। पैसे के बलबूते पर? और क्या है? अच्छा, पैसा खर्च कर रहे हैं, इनके पास पैसा ही इतना है कि पैसा खर्च कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, तंबू लगा रहे हैं, नीतीश जी को बता रहे हैं। अरे नीतीश जी को बोलने वाले तुम तो नीतीश जी का क्या, तुम पसगा भी नहीं हो। तो 2015 में नीतीश कुमार ने भी पैसा दिया होगा किनको? हम खुद थे गठबंधन के। अब क्या ये सब हमको कैमरा पर बुलवाइए। चलिए, तो देखिए अशोक चौधरी जी थे, इनकी किताब बिहार के गांधी नीतीश कुमार पढ़िएगा जरूर, कई रहस्य उद्घाटन है। आज इतना लंबा साक्षात्कार हुआ है, अब तो बहस आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। अशोक चौधरी जी लिखते पढ़ते रहते हैं। बिटिया से भी मैंने सोचा था, सांबवी से, कि उनका भी साक्षात्कार करें, लेकिन आज वह मौजूद नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।